वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + 4x² - 3x - 18 देन इट्स अदर फैक्टर्स आर। यही प्रश्न यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये समझिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल मतलब कोई भी बहुपद दिया रहेगा, वो जैसा बहुपद होगा उसके उतने ही फैक्टर्स आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे तो दिया है x³ + 4x² - 3x - 18। अब ये बहुपद कैसे पता कैसे चलेगा? इसका मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उसी प्रकार का बहुपद होगा। देखिए मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो ये त्रिघात बहुपद है। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ये 3 बनेंगे। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए x² + 5 मैंने लिख दिया, तो देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 आएंगे। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। जैसे अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो उसके फैक्टर्स कितने आएंगे? 4 आएंगे। अगर मैक्सिमम पावर 5 है तो फैक्टर कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उतने ही आपको फैक्टर देखने के लिए मिलेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखो सबसे पहले अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो नियम ये होगा कि एक फैक्टर दिया x-2, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसमें x-2 से भाग करेंगे। जब x-2 से भाग करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कह लीजिए, है ना, वो मिलेगा और उस द्विघात बहुपद के फैक्टर्स निकालेंगे जिससे आपको आंसर मिलेगा। तो पहला तरीका तो एक इसमें आप भाग कीजिए, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद मिलेगा जिससे आप फैक्टर के माध्यम से निकालकर आंसर ढूंढ लीजिएगा। ये पहला तरीका रहा। बाकी दूसरा तरीका पता है कि आप भाग मत करिए, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखो जो फैक्टर्स होते हैं ना, अगर फैक्टर्स की वैल्यू आप पॉलिनोमियल में रखेंगे तो फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें दिया ना कि एक फैक्टर x-2 है, x-2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर देखेंगे 2। अगर आप इस इक्वेशन में ना x की वैल्यू 2 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए x³ मतलब 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 4x², तो 4 चौका 16 हो गया, माइनस 3 दूना 6 और माइनस 18। देखिए आप देखेंगे 18 6 22 और 16 और 18 और 6 24, और यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 16 24, 24 माइनस 24 0 आ गया। तो ये प्रमाणित हो रहा है यहाँ पर कि जो फैक्टर से उसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, x+2, x-3, x+3, x+1, एक एक को रख के चेक कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने x+2 रखा, x+2 अगर देखेंगे x+2 बराबर अगर 0 है तो x बराबर -2 हो जाएगा। x की वैल्यू -2 रख के चेक कीजिए ये 0 हो रहा है कि नहीं। जैसे ही आप रखेंगे देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो हो गया -8, -2 इसको यहाँ पर देखेंगे तो 2 दूना 4 मतलब +4 हो गया, तो यहाँ पर +16 और फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, तो +6 हो गया और -18। देखिए 16 6 22, 18 8 26, ये 0 नहीं बना। मतलब आप देखेंगे तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब x+2 अगर यहाँ पर है तो x+2 यहाँ पर भी तो है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी होगा। तो अब देखिए x-3 है, अगर x-3 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा? 3 होगा। x की वैल्यू 3 रखो। देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ गया, ठीक, 3 का क्यूब 27 हो गया। आगे देखिएगा, अब 3 तिरिक का 9 चौका 36 प्लस 36 हो गया, 27 और यहाँ पर प्लस 36 आ गया। देखिए 3 तिरिक का 9, तो यहाँ पर देखेंगे तो -9 और -18, 18 देखिए 27 हो गया, 27 कट गया, 36 आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो सीधी सी बात है ऑप्शन सी ही सही होगा। तो इसका स्मार्ट तरीका ये है, आप इसको पूरे को कैलकुलेट मत कीजिए, आराम से ना आपने क्या किया, छोटा छोटा 2 कैलकुलेशन किया, आपको फाइनल आंसर मिल गया। अब x+3 रख के देख लेना 0 आएगा। देखिए x+3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ गया। अब x की वैल्यू -3 रखेंगे तो देखिए -3 का क्यूब -27 हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए 3 तिरिक का 9 चौका 36 प्लस 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा और -18,
27 और 18 45 है, 36 9 45 है, ये 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो यही इसका आंसर होगा। कितनी आसानी से आप प्रश्न को बना लेंगे, ये थोड़ा सा समझाने में समय लगा, अन्यथा ये क्वेश्चन ना मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का था, आप तुरंत निकाल लेते। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि एक घड़ी को बेचते समय दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम प्राप्त होते। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। देखिए होता क्या है, जैसे आप कोई सामान बनाएंगे, एक एग्जांपल समझिए, जैसे मैं एक दुकानदार हूं, मैं आपको बोलूं कि भाई ये सामान 100 रुपए का है और मेरी खरीद ही 100 रुपए है, मैं आपको इसे 105 रुपए में दूंगा। आप ये कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि ये सच में 100 रुपए का है, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप इसमें डिस्काउंट के लिए कहेंगे कि भाई आप डिस्काउंट कीजिए। अब मेरी खरीद ही 100 रुपए की, मैं 5 रुपए प्रॉफिट लेना चाहता था, अब आप जबरदस्ती डिस्काउंट करके इसको 90 रुपए का मांगेंगे या 95 का मांगेंगे या 100 का भी मांगेंगे, तो ये मेरे लिए नुकसान का सौदा होगा, मैं इसे नहीं दूंगा। तो इससे क्या होगी, मेरी सेल घटेगी। तो इसीलिए हर दुकानदार क्या करते हैं, जैसे देखिए एक चीज होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सामान कितने का उनको पड़ा है, मान लीजिए सामान 100 रुपए का पड़ गया, अब क्या करेंगे ना, वो लगाएंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, इसे बढ़ाकर, जैसे अब 100 रुपए का सामान है तो कस्टमर को बताएंगे कि भाई मैंने ये 140 रुपए का खरीदा है, ये मेरी खरीद 140 रुपए है, 130 रुपए है, मैं आपके लिए क्या करूंगा कि भाई ये सामान ना 140 का है, ठीक है, मतलब हम आपको थोड़ा बहुत छोड़ देंगे, यही आपको 140 बताएंगे कि 140 रुपए का, आप कहेंगे डिस्काउंट के लिए, तो इसने क्या किया, 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 120 रुपए का सेलिंग प्राइस, 120 रुपए का बेच दिया, फिर भी तो इनको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये तरीका होता है। तो यही चीज है कि एक घड़ी बेचते समय दुकानदार अंकित मूल्य, जैसे जो छपा था इस पर 5% का छूट दे रहा है। फिर बाद में क्या हुआ कि अगर वो 10% का छूट दे देता, मतलब जो 5% का छूट था इसे 10% कर देता, 10% कर देता, तो छूट, ये परसेंट कितने का अंतर है, 5% का, तो उसे लाभ के रूप में कितना कम मिला, लाभ के रूप में ना उसे 25 रुपए कम मिला। देखिए 5% की जो वैल्यू हो गई कितनी है, 25 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 रुपए। अब कोई भी सामान होगा उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 100 रुपए होगा, 100% होगा, तो 100% का मूल्य 500 हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक करिए और आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक परीक्षा में एक छात्र सफल होने के लिए, मतलब छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है, मतलब 45% लाना था लेकिन उसको 50 ही मिला और 4 अंकों से असफल हो जाता है। देखिए अगर बच्चे को 45% नंबर मिलता तो पास हो जाता, ठीक, अब उसे 50 नंबर मिला है और फेल कितने नंबर से हुआ है, 4 नंबर से, अगर 4 नंबर और मिल जाता तो भी पास हो जाता। देखिए 45% मिलता तो भी पास हो जाता, 54 नंबर मिलता तो भी पास हो जाता, क्योंकि 4 नंबर से ही तो फेल हुआ है, 50 मिला है, 4 और चाहिए था, मतलब जो 45% है इसका मान कितना है, इसका मान है 54। अब पूछा जा रहा है कि अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम 100% अंक होगा, तो 45% का मान 54 है, तो 1% का मान 54/45, और आपको मान निकालना है कितने का, 100% का, तो 100% का हो जाएगा 54/45 और गुणे में 100, इसको काट दीजिएगा, 9 छक्का 54, 9 बचे 45, 5 बिसा में 100, 20 छक्का 120, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा करती हैं, ठीक, उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। इस कार्य को 5 औरत और 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए काम तो कभी बदलेगा नहीं, जैसे काम है, अगर 10 औरत यहाँ पर लग रही, 10 विमन है, तो काम 7 दिन में पूरा हो गया। और यही काम अगर आप देखेंगे तो 10 बच्चे मिल रहे हैं, तो ये काम कितने दिन में हो रहा है, 14 दिन में हो रहा है। 10 बच्चे हैं, चाइल्ड में लिखता हूँ, 10 चाइल्ड्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, तो ये काम 14 दिन में पूरा हो रहा है। तो अब देखिए जो विमन है ये 70 विमन मतलब 70 काम करेंगे और जो बच्चे हैं वो 140 करेंगे। अब ये 70 विमन और 140 चिल्ड्रन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको विमन की वैल्यू 2 मिलेगी, देखिए 70 से कट जाएगा तो 2 आ गया, और चिल्ड्रन की वैल्यू 1 मिलेगी। मतलब एक महिला एक दिन में 2 काम कर रही और एक बच्चा एक दिन में 1 काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए 70, तो आप लिखेंगे सीधा 70 और विमन की वैल्यू 2, ये टोटल काम है। अब कितने लोग करेंगे, 5 औरत, तो 5 दूना 10 और 10 बच्चे, 10 और प्लस 10, तो आप देखेंगे 140 और बटे में 20, काट देंगे तो 7 आंसर आ जाएगा, 7 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट देखिए आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न। तो हम लोग इस प्रश्न पर बढ़े इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी या फिर एसएससी जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त करनी है।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर दिया गया कि यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न को आप बेसिक से भी कर सकते हैं और बाकी ट्रिक से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अभी बेसिक के चक्कर में ना पड़िए, पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसको ना आप ट्रिक से निकालिए। देखिए पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर को जीरो ही मान के चलो, जीरो मानना नहीं क्योंकि जीरो मानेंगे तो फिर ये 13 कभी आएगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर को अगर हम एक भी मान लेते तो 10 दहा में 100, मतलब जो अधिकतम आंसर बनेगा वाई का या एक्स का वो मतलब 10 के अंदर रहेगा। तो अब थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचिए। सोचने का मतलब क्या, जैसे देखिए 2 3 4 5 6 7 8, पूरा आंसर या फिर चलो 9 यही इसी के बीच में लाई करेगा क्योंकि यही रहेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 और 9 का 81। अब देखिए इन दो संख्याओं को ऐसा ढूंढिए ना कि जिनका डिफरेंस 13 आ जाए। तो 13 आपको कहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है? देखिए 36 और 49 अगर देखेंगे तो ये डिफरेंस 13 का है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि 36 और 49 ये 13 बन सकते हैं। और देखिए डिफरेंस कहीं पर 13 का है, देखिए ये अंतर 13 का कभी देखिए आप देखेंगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है तो ये दोनों नहीं हो सकता। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 12 का डिफरेंस है ना। इधर देखिए आप देखेंगे नहीं बनेगा, 64 49 नहीं बनेगा। तो 13 का डिफरेंस खाली इन्हीं दो के बीच में, 49 और 36 के बीच में। तो अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि इनका संभव मान जोड़ बता दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा। 9 6 15, यूनिट डिजिट 5 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी को टिक करिए, आगे बढ़िए। संख्या भी पूछता तो आप आसानी से निकाल लेते। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना जिनको आप कॉन्सेप्ट के साथ मत सोचिए, थोड़ा लॉजिकल सोचिए ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। तो साथियों आज की क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आप यूपीपीसीएस 2025 के लिए टेस्ट सीरीज की तलाश कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये 55 टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। बस इसके लिए आपको क्या करना है, ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर इस सीरीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आपके कुछ अन्य भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप इन्हीं नंबर पर कॉल करके उसे क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।